नाजरीन, आपका आग मऊ में खैर मकदम है। मैं हूं नौशाद अंसारी। आदाब। हिंदुस्तानी कम्युनिस्ट पार्टी मार्कसी की आज मऊ ज़िला के रतनपुरा ब्लॉक के बिलौझा गांव के तरवा में जय बहादुर सिंह इंटर कॉलेज के कैंपस में 12वीं कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई, जिसकी सदारत कामरेड वीरेंद्र कुमार ने की, जबकि निज़ामत के फ़राइज़ डॉक्टर अब्दुल अज़ीम खान ने अंजाम दिए। कॉन्फ्रेंस में बतौर मेहमान खुसूसी प्रेम नाथ राय ने शिरकत की। इस दौरान सबसे पहले पार्टी की परचम कुशाई शेर मोहम्मद खां के हाथों अमल में आई। बाद अज़ां पार्टी के सीनियर रहनुमा आजहानी सीताराम येचूरी की तस्वीर पर गुलपोशी करते हुए खराज अकीदत पेश की गई। उसके बाद सभी मुकर्रिरीन ने कॉन्फ्रेंस की अहमियत व अफादियत पर रोशनी डालते हुए बताया कि हर 3 साल पर पार्टी की कॉन्फ्रेंस मुनक्किद होती है, जिसमें हम गुज़श्ता 3 वर्षों की कारगुजारी की रिपोर्ट पेश की जाती है और उसका तजज़िया किया जाता है, और उसके बाद नई ज़िला कमेटी की तश्कील होगी और ज़िला कमेटी का सिलेक्शन होगा, और जितने भी डेलीगेट आए हुए हैं वो नई ज़िला कमेटी तश्कील देंगे। वो ज़िला कमेटी सेक्रेटरी काउंसिल बनाएगी और उसके बाद ज़िला कमेटी का सिलेक्शन होगा। आइए नाज़रीन, हम आपको पूरी तफसीलात दिखाते हैं और सुनाते हैं क्या कहते हैं डॉक्टर अब्दुल अज़ीम खां और क्या कहते हैं मेहमान खुसूसी प्रेम नाथ राय। आग न्यूज़ के लिए मऊ से ब्यूरो रिपोर्ट। मैं कॉमरेड डॉक्टर अब्दुल अज़ीम खान। खान साहब, ये बताएं कि ये जो आपका कम्युनिस्ट पार्टी का जो सम्मेलन चल रहा है, किस तरीके का सम्मेलन है और चौथा सम्मेलन है? ये हमारी कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी CPIM का ये 12वां जिला सम्मेलन जो हर 3 साल पर आयोजित होता है। तो ज़िला चूँकि हम लोग का आजमगढ़ से मऊ बना है, तो हमारा उस हिसाब से 12वां सम्मेलन है ये, और उसको यहाँ पर आयोजित करने का ज़िला कमेटी ने फैसला लिया। उसी के तहत आज सारे लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। जो ज़िला कमेटी के मेंबर हैं, जो ब्रांच कमेटियों के मेंबर हैं, वो सारे के सारे लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। सम्मेलन के करने का उद्देश्य या मकसद आपका सम्मेलन करने का उद्देश्य यह है, ये हर 3 साल पर जो हम सम्मेलन करते हैं, इसमें हम पिछली 3 साल की जो कारगुजारियाँ हमारी रही हैं उसकी हम समीक्षा करते हैं, उस पर बात करते हैं, और उसके बाद अब इसमें जो नई जब ज़िला कमेटी बनेगी तो पिछले कार्यों की समीक्षा करते हुए नई ज़िला कमेटी का चयन होगा, और सारे डेलीगेट्स जो यहाँ पर आए हुए हैं वो नई ज़िला कमेटी बनाएंगे, और वो ज़िला कमेटी मंत्री परिषद बनाएगी, सेक्रेटरीट बनाएगी थोड़े लोगों की, और उसके बाद पूरी पार्टी जो है ये ज़िला सम्मेलन के माध्यम से ज़िला सेक्रेटरी और इन सारे पोस्ट का जो है चुनाव, जो कॉमरेड्स आए हुए हैं यहाँ, जो डेलीगेट्स आए हुए हैं वो करेंगे, और उसमें फिर आगे के लिए जो हमारी क्या रणनीति है, उसके तहत पार्टी की फंक्शनिंग के लिए ये सम्मेलन में जो फैसले लिए गए हैं उसको हम लगातार पार्टी के अवामी सवाल पर, जनता के बीच में, कलेक्ट्रेट पर अधिकारियों को मेमोरेंडम देना, इन सब सवालों पर हम अपना काम करते रहते हैं। खान साहब, यही जानना चाह रहे थे कि जब आप अपना सम्मेलन करते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो क्या नहीं लगता है कि कम्युनिस्ट पार्टी का जो एक ग्राफ था वो दिन ब दिन गिरता जा रहा है, और इसका रीज़न क्या है? नहीं, ऐसा है कि कम्युनिस्ट पार्टी के ग्राफ घटने और बढ़ने के 2 पैमाने हैं। एक होता है संसदीय राजनीति, मतलब संसदीय राजनीति जो हमारे लोग भी चुनाव लड़ते हैं तो निश्चित रूप से उसमें हमारे MPs कम हुए हैं, हमारे MLAs कम हुए हैं। अब उसकी वजह मेन ये रही है कि हमने सांप्रदायिक ताकतों के ख़िलाफ़ और जातिवादी ताकतों के ख़िलाफ़ भी जम करके हमने लड़ाई लड़ी है। तब उसमें भारतीय जनता पार्टी के ख़िलाफ़ ख़ास तरीके से हमने, जो फासिस्टवादी लोग हैं उनके ख़िलाफ़ हमने संघर्ष किया है। तो अब उसमें उस जनता के सामने, जो जनता थी जिसको मोबिलाइज़ हमने किया, अब उनके सामने जो विकल्प मजबूत दिखाई दिया उन लोगों ने चुनाव कर लिया। और दूसरा ये है कि कम्युनिस्ट पार्टी का आकलन जो है सिर्फ MLAs MPs के ज़रिए नहीं होता है, बल्कि ज़मीन पर
हम क्या संघर्ष कर रहे हैं, गरीब आवाम के लिए हम क्या कर रहे हैं, क्या लड़ाई लड़ रहे हैं, सर्वहारा वर्ग के लिए क्या लड़ रहे हैं, किसान मजदूर के लिए क्या लड़ रहे हैं, छात्रों के लिए क्या लड़ रहे हैं, ये मेन चीज़ें होती हैं। इस मामले में हमारी तहरीकें हर जगह बढ़ी हैं। जैसे जम्मू कश्मीर के अंदर हमने आतंकवाद का मुकाबला करते हुए वहाँ मजदूरों के बीच में पार्टी को काफ़ी बनाया, जिससे कॉमरेड यूसुफ तारिगामी इस बार भी 5वीं बार जो बातें कह रहे हैं विधानसभा के लिए चुने। हाँ हाँ, कि जहाँ पे जमहूरियत है वहाँ पे ये बात सही है कि आप आंदोलन कर रहे हैं, तहरीक चला रहे हैं, जी। लेकिन उनकी आवाज़ सुनी जाती है जो पार्लियामेंट के अंदर पहुँचते हैं, पार्लियामेंट के अंदर जाकर एक कानून पास करते हैं। तो क्यों ऐसा है कि हम पब्लिक के बीच तो रहते हैं लेकिन पब्लिक हमें वहाँ तक नहीं पहुँचा पाती? हाँ, नहीं तो उसमें ऐसा हुआ है कि अभी हमारे 8 ही हैं, हमारे 8 ही लोग इस चुनाव में चुने गए हैं। जो संख्या हमारी 25, 30, 35 हुआ करती थी, वो संख्या ज़रूर संख्या बल कम है, लेकिन हमारे वो 8 ही MP पूरे देश के मसाइल पर, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर नागालैंड तक, इन सब सवालों पर हमारे वो MPs जनता के सवालों को पार्लियामेंट के अंदर रखते हैं और उस पर जो है बहस में उसको ले आते हैं, फिर उसके तमाम जो मसाइल होते हैं उस पर चर्चा करते हैं। ठीक है सर। मैं हूं प्रेमनाथ राय, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी राज्य सचिव मंडल का सदस्य हूं, और ये हमारे हैं सतीश कुमार जी, हमारी पार्टी के उत्तर प्रदेश राज्य कमेटी के सदस्य हैं, और ये हैं कॉमरेड राम जी अमन, ये भी हमारे पार्टी के राज्य कमेटी के सदस्य हैं। हम लोग आए हैं यहाँ पर, पार्टी का हमारा जिला सम्मेलन होने वाला है, उसी जिला सम्मेलन में। ये जिला सम्मेलन चल रहा है आपका, बताएं इसका मेन मकसद क्या है? हमारी पार्टी के अंदर आंतरिक लोकतंत्र है, और आंतरिक लोकतंत्र के आधार पर हमारी पार्टी का हर 3 साल के बाद ब्रांच से लेकर के और जिला, राज्य और केंद्र का सम्मेलन होता है। तो सितंबर महीने में हमारे पार्टी के ब्रांच का सम्मेलन हुआ है, अक्टूबर नवंबर में हमारे पार्टी के जिला कमेटियों का सम्मेलन हो रहा है, दिसंबर में हमारे पार्टी के राज्य का सम्मेलन होगा, और अप्रैल के महीने में तमिलनाडु में हमारे पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन होगा। ये हमारे कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर हर साल के अंदर, हर 3 साल के ऊपर, ये हमारा अंदरूनी लोकतंत्र का प्रोसेस है। राय साहब, कम्युनिस्ट पार्टी आंदोलन करती है, तहरीक चलाती है और लोगों के मुद्दों को लेकर रोड पे निकलती है। इन सब के बावजूद कम्युनिस्ट पार्टी का जो ग्राफ है कम होता जा रहा है। ग्राफ इसलिए कह रहे हैं कम हो रहा है कि पार्लियामेंट में जो नुमाइंदगी थी या स्टेट में जो नुमाइंदगी थी वो धीरे धीरे कम हो गई है। क्या लगता है क्यों ऐसा हो रहा है? देखिए, इसका एक दो तो अंदरूनी कारण है। एक तो ये है कि हमारे देश के अंदर जातिवाद और सांप्रदायिकता का पूरा विभाजन है, और दूसरा कारण ये है कि अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति समाजवाद के पक्ष में जो थी वो इस समय पूंजीवाद के पक्ष में चली गई है। सोवियत संघ के विघटन के बाद उसका भी असर हमारे देश के अंदरूनी राजनीति के ऊपर पड़ा है, लेकिन हम समझते हैं कि मुख्य कारण यही है कि हमारे समाज में जो जातिवाद और सांप्रदायिक के आधार पर ध्रुवीकरण है, ये ध्रुवीकरण वामपंथी आंदोलन को आगे नहीं बढ़ा पा रहा है। और हमारे इस पार्टी कांग्रेस में इस मुद्दे पर डिस्कशन होने वाला है कि हम देश के अंदर वामपंथी आंदोलन को क्यों नहीं आगे बढ़ा पा रहे हैं। ये इस हमारे पार्टी कांग्रेस का मुख्य एजेंडा है। अब ये बताइए कि आज की जो सरकार है हिंदुस्तान में नफ़रत का, कहते हैं कि सबसे ज़बरदस्त माहौल चल रहा है नफ़रत का। ऐसे में नफ़रत को कम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए आपके पास क्या लाएअमल है, क्या प्लानिंग है? हमारी पार्टी के पास हमारी पार्टी शुरू से ही कहती रही है कि धर्म और राजनीति दोनों अलग अलग चीज़ है। धर्म को राजनीति के साथ नहीं मिलाना चाहिए। धर्म एक व्यक्ति, आत्मा और परमात्मा के बीच रिश्ता जोड़ने का काम है, और राजनीति का काम है देश कैसे चलेगा, बेरोजगारी, महंगाई, देश का विकास, शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी होगी, ये सब तय करना राजनीति का काम है। लेकिन हमारे देश में धर्म और राजनीति का घालमेल किया जा रहा है, और इसलिए ऐसा हो रहा है। तो हमारी पार्टी ने शुरू से ही कहा है
कि हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है। आज़ादी की लड़ाई में हमारे जो रहनुमा थे उन्होंने तय किया कि भारत एक आधुनिक राष्ट्र बनेगा, जो लोकतांत्रिक होगा, जो धर्मनिरपेक्ष होगा, जो बराबरी के अधिकार पर चलेगा। और आज जो भारतीय जनता पार्टी आई है वो सबको ख़त्म करके मनु के संविधान को लाना चाहती है और उसी के लिए ये काम कर रही है। तो हमारा पार्टी का मानना यही है कि धर्म को राजनीति से अलग होना चाहिए और धर्म का रिश्ता आत्मा और परमात्मा के बीच का है, व्यक्ति और भगवान के बीच का है। उस रिश्ते को वहाँ तक सीमित रखना चाहिए। जितने भी राइटर्स हैं, जितने भी बोलने वाले हैं, या ख़ास तरीके से देखिए लेफ्ट में जो लोग बोलते हैं, ज़्यादातर इस सरकार में उन्हें जेल भेजा गया है। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, इस सरकार ने जो भी सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाया है उन सभी लोगों को इन्होंने एक एक करके, चाहे वो पत्रकार हों, चाहे वो लेखक हों, चाहे वो राजनीतिक कार्यकर्ता हों, चाहे एक्टिविस्ट हों, सबके साथ सरकार का रुख यही रहा है। और यह सरकार दोहरे मापदंड पर काम कर रही है। आपने देखा बहराइच के अंदर किस तरह से दंगे हुए हैं, जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी के एक एमएलए ने भारतीय जनता पार्टी के ही लोगों के खिलाफ एफआईआर कराया है और नाम लेकर के कहा है कि इन लोगों ने दंगे में इनकी सम्मिलितता पाई गई है। एफआईआर कराने के बाद आप जिक्र कर रहे हैं, मैं इस पे आना चाह रहा हूँ। एफआईआर दर्ज कराने के बाद उनके बयान बहुत बदल के आ रहे हैं। वो ठीक है, उनका दबाव है, लेकिन सच्चाई तो निकल करके आ गई ना। दबाव उनके ऊपर भी पड़ गया। बिल्कुल, आप जानते हैं हमारे देश में बहुत सारे आयोग बने हैं और तमाम आयोगों ने नाम लेकर के ये कहा है कि देश के अंदर जितने भी दंगे होते हैं उसमें ज़्यादातर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक का हाथ रहा है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक इस समय लगभग 200 से ज़्यादा संगठनों का नेतृत्व करता है। आरएसएस के लोग विभिन्न नामों से काम कर रहे हैं और पूरे समाज को बांटने का काम आरएसएस कर रहे हैं। और आरएसएस का एक दूसरा रूप जमाते इस्लामी है। तो ये जितने भी सांप्रदायिक संगठन हैं, चाहे वो मुस्लिमों के बीच में काम कर रहे हों, चाहे हिंदुओं के बीच में काम कर रहे हैं, चाहे सिखों के बीच में काम कर रहे हों, ये देश को, एक समाज को एक दूसरे के खिलाफ लड़ाने का काम कर रहे हैं। और इसीलिए हमारी पार्टी कहती है कि धर्म और व्यक्ति का रिश्ता आत्मा और परमात्मा के बीच का है, ये वहीं तक सीमित रहना चाहिए। आप आरएसएस पे इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो बांटने का काम कर रहे हैं, तोड़ने का काम करते हैं, सांप्रदायिकता फैलाने का काम करते हैं, डर नहीं लगता आपको? क्यों डरने की बात क्या है भाई, ये तथ्य है, वास्तविकता है। आज पूरे देश के अंदर लेफ्ट के ही लोग तो लड़ रहे हैं। आप देखिए, अभी परवीर पुरकायस्थ थे न्यूज़ क्लिक के संपादक, उनको अननेसेसरी यूएपीए में जेल के अंदर रखा गया, कोई सबूत नहीं मिला, फिर उनको छोड़ना पड़ा। इसी तरीके से तमाम लोगों के साथ सरकार यही व्यवहार कर रही है। हमारे देश में कानून का शासन नहीं रह गया है। आप जानते हैं जेएनयू के छात्र नेता उमर खालिद, अभी भी उनको कोर्ट से जमानत नहीं मिल रही है, उनके मुकदमे की सुनवाई नहीं हो रही है। तो ये जो कुछ भी आप समाज के अंदर देख रहे हैं कि कानून में भी दोहरा मापदंड है। अभी आप देखते हैं उत्तर प्रदेश में 2 घटनाएं घटी, पुलिस के कस्टडी में लोगों की हत्या हो जा रही है। लखनऊ में कोर्ट के अंदर घुस करके जो है लोग हत्या कर दे रहे हैं। हमारे प्रदेश में गाड़ियां पलट जा रही हैं। 10,000 से ज़्यादा इनकाउंटर हुए हैं जिनमें लोगों के पैरों में गोली मारी गई है। तो ये क्या हो रहा है? क्या हमारे देश में कानून का शासन रहेगा कि नहीं रहेगा? योगी की सरकार जो ये बुलडोजर राज चला रही है, एक खास समुदाय के लोगों को, एक खास जात समूह के लोगों को टारगेट करके उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। हम समझते हैं ये उचित नहीं है। आप इस बात को कह रहे हैं, लेकिन योगी सरकार और जो आरएसएस या बीजेपी के लोग हैं आपको ही कहते हैं कि एंटी नेशन है। वो तो कहेंगे, ये तो देश की जनता तय करेगी ना कौन एंटी नेशनल है। आप जानते हैं कि आज़ादी की लड़ाई में आरएसएस का कोई योगदान नहीं रहा है। ये जिनको आज भी फ्रीडम फाइटर में इनके एक नाम के अलावा दूसरा कोई नाम नहीं है, तो ये आरएसएस के लोग कैसे ये बात कहेंगे? चूँकि अब आज़ादी के 75 साल गुजर गए हैं, नई जनरेशन आ गई है। नई जनरेशन का एक बड़ा हिस्सा जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान प्राप्त कर रहा है, तो लोगों को बीच में गुमराह करो, गलत प्रोपेगेंडा करो और इस तरह से जो है अपने झूठ को फैलाओ। और ये आरएसएस काम कर रहा है
और इसी आधार पर अभी देखिए बहराइच के सवाल पर शुरू में किस तरह की आई, जब वहाँ का सीएमओ कह रहा है कि नहीं इस लड़के की मृत्यु गोली लगने से हुई है, लेकिन तमाम गोदी मीडिया के लोग कह रहे थे कि उसका नाखून उखाड़ लिया गया है, उसको बिजली का करंट दिया गया है, उसको टार्चर किया गया है, उसको पकड़ करके घर में ले गया। बाद में पता चला कि नहीं, वो लड़का जो है खुद उस मकान के ऊपर चढ़ा और उनका जो धार्मिक चिन्ह का झंडा था उसको उतार करके अपने धार्मिक चिन्ह का झंडा लगाया और इस झंडा लगाने के बाद उन लोगों ने उसको गोली मार दी। तो बहुत सारे जो तथ्य हैं उन तथ्य को छिपाया जा रहा है। अभी बहराइच में पत्रकारों तक को, जो पत्रकार वहाँ के दंगे की शूटिंग कर रहे थे, उन पत्रकारों तक को पीटा गया है। तो आजकल सोशल मीडिया में है, सोशल मीडिया की वजह से थोड़ी बहुत जानकारी हम लोगों के पास आ जाती है, लेकिन गोदी मीडिया तो टोटल ब्लॉक कर रखा है, कुछ जानकारी निकलने नहीं दे रहा है। केवल सरकार का वर्जन आता है, जो सरकार कहती है वही आता है। आपने एक एलिगेशन लगाया न्यायपालिका पे लगा कि दोहरे चरित्र हैं, डबल स्टैंडर्ड। तो ऐसे में देख रहे हैं कि इसको लेके उमर खालिद के मामले में जब आती है, बेल देने की बात आती है, तो जज खुद को अलग कर ले रहे हैं। तो क्या नहीं लगता कि भारत में आज के टाइम में बहुत माहौल ऐसे स्टेज पे पहुंच गया है कि बड़ी विषम परिस्थिति हो गई है? ये मैं नहीं, ये तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जमानत अधिकार है और जेल जो है अपवाद है। रूल ये है कि लोगों को जमानत मिलनी चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नीचे की अदालतें पता नहीं क्यों नहीं जमानत दे रही हैं, उनके ऊपर क्या दबाव। ये मैं तो बोल नहीं रहा हूँ, ये तो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस इंडिया वाईडी चंद्रचूड़ ने अपनी बात रखी है, ये तो हमारी बात नहीं है। और निश्चित रूप से निचली अदालतों के ऊपर जो दबाव होता है विभिन्न तरह का, वो दबाव काम कर रहा है। और कानून का शासन अभी बहराइच में ही देख लीजिए, अगर पीडब्ल्यूडी के ज़मीन पर इंक्रोचमेंट करके मकान बनाया गया तो सारे मकान को किराया दे दिया जाए। उस कस्बे में जितने मकान हैं रोड सड़क के किनारे, जिन लोगों ने इंक्रोचमेंट, उनमें 23 लोगों को ही नोटिस किए क्यों दी गई है? कोर्ट की गाइडलाइन के बावजूद इतना बड़ा नोटिस देकर और कार्रवाई के लिए आगे आ जाना, क्या सुप्रीम कोर्ट को एक स्टेट गवर्नमेंट चैलेंज नहीं कर रही है? देखिए, ऐसा है कि लोकतंत्र में कार्यपालिका को बहुत सारा अधिकार है, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका उसके अधीन होती है, कार्यपालिका के ही। तो कार्यपालिका जब कानूनों का दुरुपयोग करती है तो उस पर अंकुश लगाने का काम न्यायपालिका के लोग करते हैं, लेकिन न्यायपालिका के ऊपर भी बहुत दबाव है ना। तो मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइन दी है, उस सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि आप ये नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो कानून का प्रोसेस है आप उसका फॉलो करिए। तो उन्होंने फॉलो करने के लिए पीडब्ल्यूडी से नोटिस चस्पा करवा दिया है। अब उसमें समय वो बहुत कम दिन का दिया है, 3 दिन का समय दिया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि समय उनको युक्त देना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कानून का इंटरप्रिटेशन का सवाल है। एक ही घटना के ऊपर कानून का एक इंटरप्रिटेशन कुछ है और दूसरे माहौल में उसी का कानून का जो है इंटरप्रिटेशन दूसरा है। तो मैं समझता हूँ कि इस समय जो कानून का शासन जो हमारे देश के अंदर होना चाहिए वो कानून का शासन नहीं है और कानून की मनमानी व्याख्या सरकार की तरफ से की जा रही है। आज सम्मेलन के माध्यम से लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? हम मैसेज ये देना चाहते हैं कि हमारे देश के किसान और मजदूर और मेहनतकश लोग एक जगह इकट्ठा हों, मिल कर के सरकार की जो नौ उदारवादी नीतियां हैं, जो साम्राज्यवादी देशों के पक्ष में हैं, इन नीतियों के खिलाफ संघर्ष को तेज करें और उनकी एकता ही इस संघर्ष को जीत के रूप में बदलेगी और एक सामाजिक बदलाव की लड़ाई को आगे बढ़ाएं। इस सम्मेलन का यही मुख्य संदेश है।